घोड़े पे नहीं आता, वो साइकिल पे आने लगा, वो भी टूटी फूटी साइकिल देखा ही आपने। अब कैसे लूटे रामगढ़ में, उसमें गब्बर ने कुछ नियम बनाए और इस नियम का नाम रखा साइकिल एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। और इस नियम के तहत रामगढ़ के सारे लोगों के पास इसी तरह के साइकिल है टूटी फूटी, जैसे हमने देखा। इस नियम के तहत अगर साइकिल में कोई भी खराबी होती है तो गब्बर के अपॉइंटेड जो अलग अलग उसके हॉस्पिटल्स हैं, साइकिल के हॉस्पिटल्स, वहां भर्ती करना पड़ेगा। और कोई अगर घर पे ठीक कर दे, कोई मुझ जैसा आप जैसा खोखा बना के ठीक कर ले, तो फिर वो गैर कानूनी होगा, फिर वो साइकिल एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह से एक कानून बना दिया। तो इमेजिन कीजिए कि आप तो रामगढ़ के निवासी हैं ही और आपकी साइकिल की चेन उतर गई, तो चेन उतर गई तो वहीं ले जाना गब्बर के अपॉइंटेड हॉस्पिटल में, साइकिल हॉस्पिटल में। तो वो बोलेगा चेन उतर गई है तो इसका वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा, इसका एक्सीलरेशन कितना वो चेक करना पड़ेगा, इसकी बायोप्सी भी करानी पड़ेगी। और चेन उतर गया तो आसानी से ठीक नहीं हो सकता। फिर अल्टीमेटली एक सोल्यूशन दिया कि ये चेन उतर गई, कभी ठीक नहीं हो सकता, या तो चेन को रिप्लेस कराओ, उनके प्रोटोकॉल में ये लिखा है, या फिर तब तक साइकिल यूज करना है। तो जहां से जहां तक जाना है, हर 1 किलोमीटर पे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे उनके एजेंट हैं, वो उनको बोलोगे कि मुझे वहां जाना है, धक्का मारेंगे, दूसरे दिन तक पहुंच जाएंगे साइकिल, फिर वहां से धक्का मारेंगे, दूसरे तक पहुंच जाएंगे। तो यानी कि आपका अब साइकिल में ट्रेवल करना निर्भर हो गया है गब्बर के बनाए हुए हॉस्पिटल्स के ऊपर, या फिर चेन रिप्लेस करो। तो इसी तरह से अगर आपका साइकिल कभी पंचर हो जाता है तो आप खुद इसको ठीक नहीं कर सकते, कोई खोखा तो है ही नहीं जहां ठीक होगा, गब्बर के पास ले जाना पड़ेगा, उसके हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। वो उसके पास सोल्यूशन ये है कि अच्छा पंचर हो गया, मैं हवा भर देता हूँ। हवा भरने के बाद, क्योंकि छोटा मोटा छेद है, थोड़ी दिन तक तो चलेगा, धीरे धीरे हवा निकल जाएगी, और जब हवा निकलेगी तो आप क्या करेंगे, अब दोबारा से हवा भराने चले जाएंगे। जितनी बार हवा भराएंगे, अगली बार हवा भराने के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि छेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब आप इस चुंगल से आजाद होंगे। तो यही हालत है रामगढ़ के निवासियों की। तो कुछ निवासियों का लिस्ट मेरे पास है, गोपीनाथ, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनकी हिस्ट्री मेरे पास है, ये माइक ठीक है। पिछले 2013 तक इनकी हालत इस पंचर की तरह थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको दवा लेनी पड़ेगी, जैसा कि बोलते ही, और बोलते बोलते नौबत ये आएगी कि अभी कुछ दिन पहले तक 22 यूनिट इंसुलिन पे थे, और इनके होश तब उड़ गए जब यशोदा हॉस्पिटल में बोला कि आपका तो इमीडिएट किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यानी कि इनकी चेन उतर गई है, साइकिल वाली चेन, अब नया चेन लगाना पड़ेगा, और जब तक नहीं लगाते हैं तब तक साइकिल हम धक्का मार के आगे ले जाएंगे, यानी कि तब तक डायलिसिस पे आना पड़ेगा। तो खैर इनकी कहानी ये थोड़ा सा खुद ही बताएंगे 1-2 मिनट में, फिर आगे मैं। सबको प्रणाम। मैं हैदराबाद से हूँ, मलेश गौड़ हूँ। आगे 2012 से डायबिटिक हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ। दिसंबर महीने से मेरा क्रेटिनिन बढ़ गया था, शुगर डायबिटिक हाई हो गया था, हाइपरटेंशन भी हाई हो गया, कान में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाते ही उन लोग बोले आपका जनरल फिजिशियन से मिलो बोल के बोले। मैं वहाँ जाके मिलने के बाद उन्होंने बोले आपका क्रेटिनिन बढ़ गया, आपका डायबिटिक ज़्यादा हो गया। पहले मैं टैबलेट्स पे था। दिसंबर महीने में वहाँ जाते ही मेरे को सुबह में 22 यूनिट, शाम को 14 यूनिट था, 36 यूनिट्स था मेरे को इंसुलिन। बाद में हमारा फैमिली फ्रेंड एक जन बताया
ये पूरा नहीं होता। डॉक्टर बोले अब डायलिसिस कराओ नहीं तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लो बोल के बोले। हमारा फैमिली फ्रेंड एक जन बताया कि गोपीनाथ सर BRC ट्रीटमेंट करते, साहब के पास जाओ बोले तो हमारा गुरुजी के पास आया। मैं फरवरी 19 तारीख को आया था। 19 तारीख आने के बाद दिन पे दिन 1 महीने में मेरे टोटली इंसुलिन छूट गया और डायबिटिक अभी 5 से विदाउट मेडिसिन हूँ मैं, और हाइपरटेंशन मेडिसिन भी नहीं हूँ, ब्लड थिनर भी नहीं ले रहा हूँ, मल्टीविटामिन नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। सिंपली सुबह में योगा करता हूँ, फिर ग्राउंड को जाके फिर ग्राउंड थेरेपी सन थेरेपी करके फिर रिटर्न आने के बाद DAP डाइट करता हूँ। पहला प्लेट 1 ले लेता हूँ, बाद में अंबली ले लेता हूँ अनाज का, 2-2 दिन ले लेता हूँ एक आइटम। बाद में फिर 12 बजे हेड डाउन ड्रिल करता हूँ, फिर शाम में 12 बजे से 12:30 तक करके मेरा दोपहर का खाना कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर इवनिंग 5 to 6 करके 6 o'clock मेरा प्लेट 1 प्लेट 2। इवनिंग में भी मैं अनाज ही खाता हूँ, अंबली पीती लेते। 6 महीने से हूँ पूरा डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दिए हूँ और नॉनवेज छोड़ दिए हूँ, राइस छोड़ दिया, गेहूँ छोड़ दिया, सब बाहर का चीज कुछ भी नहीं खा रहा था मैं 6 महीने से। पहले मैं 10 मिनट चलने को भी मेरे को मुश्किल होता था, मोशन फ्री नहीं होता था, यूरिन आउटपुट 700 to 900 ml ही आता था। अभी आराम से मेरे को 2.5 लीटर ऐसा आ रहा मेरा यूरिन आउटपुट। यहाँ देखिए वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस से डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है ऐसा बोल देंगे तो अगर कोई डॉक्टर को बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है तो आपको सिर्फ इतना करना है, हो सकता है, और बाकी काम तो। सलमा खातून जी 60 साल की हैं, आपके सामने आ रही हैं। 40 साल से घुटनों की दिक्कत से जूझ रही थी, 40 इयर्स तक। एक टाइम ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन। वही चेन वाली बात कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की बात हुई तब इन्होंने सोचा हम कुछ और करते हैं। और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। सलमा जी आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी ज़िंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर BRC क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री है। नमस्ते। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने का दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ, घुटने में सुई पड़ा, उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया, बहुत ही तकलीफ में थे हम। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, इनके इलाज से हम धीरे धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम भी बहुत अच्छे हैं। हम चल नहीं सकते थे, 2 कदम 2 आदमी पकड़ के हमको बाथरूम ले जाते थे। यहाँ फोकस करना, ऑडियंस पे नहीं करना। हम चल नहीं पाते थे, बाथरूम में हमको 2 आदमी पकड़ के ले जाते थे, हमसे चला नहीं जाता था 2 कदम। बहुत परेशान थे दर्द से, रात रात भर हम जगे रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के अपने ही से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे, यही मेरा ये है। इसके बाद ये मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। इसको आप ठीक कर लो।
थे, सनलाइट पे थे, जीरो वोल्ट थेरेपी पे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी एक और चीज़ किया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड LLCWI। DIP डाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, पेज नंबर 90 में जाएंगे, प्लस LLCWI इन्होंने रोज किया। और वो कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं उनके ही वीडियो से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसके लिए आपको बस एक इस तरह का थर्मोमीटर की जरूरत है। इनके पास यहाँ आप देख रहे हैं, ध्यान से 2 बाल्टियाँ दिख रही हैं आपको। एक बाल्टी जो है ये समझा भी रही है, जिसमें गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जो बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड वेसल डायलेट हो रहे हैं, और जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में, ऐसे ही कर रहे थे ना। तो जब 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड, डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया, चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने हर तीसरे पेशेंट या हर तीसरे इंसान डायबिटीज की गोली पे तो है ही है। बस देरी है डॉक्टर पास जाने की, गोली तो शुरू हो ही जाती है। तो ऐसे एक पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ। ये पेशेंट से क्यों मिला रहा हूँ? क्योंकि हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, एक नया टेक्निक सिखाएगा, और वो सारी टेक्निक जब जोड़ लेंगे तो एक ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, एक ऐसा अस्त्र जिससे आपको हर तरह की प्रॉब्लम में क्या करना है एग्जैक्टली और क्या नहीं करना है वो पता चल जाएगा। तो जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आएंगे उन सबके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट, वो यहाँ पे हैं, और उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आपको bishrup.com/23 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप अभी भी, जब से थे भी नहीं थे, वाकई में उन्हें घुटने की वो दिक्कत 40 साल से थी या नहीं थी, और क्या अभी भी है या नहीं है। तो जिनको थोड़ा भी शक हो या वैसे भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो एक नई कहानी लेके आएंगे, एक नया टेक्निक लेके आएंगे, और वो टेक्निक से आप उस तरह की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। उसको रीवेरीफाई करने के लिए ये रिपोर्ट संजय बब्बर आप हैं, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया। भुवनेश जी अपना आप सर कहाँ पे? जयपुर में डॉक्टर DRC क्लिनिक होम चलाते हैं, और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मेरा वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। मुझे पता नहीं था, मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया, और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था, और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मथुरिया, उनसे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट, और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि आप पहले टेस्ट कराओ फास्टिंग सीरम इंसुलिन। वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था, तो वो हाई आने की वजह से मेरे की शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से मेरे को, इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में नॉर्मल, लेकिन मैं जल्दी थी। मैंने दो से ढाई महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपने HbA1c, जो कि 6.2 आया, और मेरा एवरेज 84 आया फास्टिंग। तो यहाँ पे आपने संजय जी का अच्छा PPT, अब PPT पे रखो और कुछ मत करो, कीप इट ऑन PPT। इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ये है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर पास जाना पड़े, और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP डाइट इज अ कॉमन थिंग, अम्ली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चल ही गया, लेकिन इन्होंने जो एक चीज एक्स्ट्रा की उस पर हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूं फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन एज लोअर लेग
हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है। फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है। फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे इन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ही HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि सारा कुछ तो आप घर पे कर सकते हैं। मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। फिर तो ये मथुरा जी, आप जयपुर में कहाँ रहते हैं? वैशाली नगर रहते हैं। हाँ। और अभी तक मैंने डायबिटीज के लगभग 20 पेशेंट ठीक कर दिए, और ऐसे पेशेंट जिन्हें 10-10, 15-15 साल से डायबिटीज थी, और कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि उनको डायबिटीज ही नहीं थी और वो अननेसेसरी दवाई खा रहे थे 10-10, 15-15 साल से। और जब हमने उसको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, जो डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इम्प्रूवमेंट आता चला गया, और आज वो डायबिटीज फ्री हैं। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद मैं चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है, और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे। तो खाली डायबिटीज ही नहीं, इस क्लिनिक से जो डॉक्टर BRC एट होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं, और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में जो ठीक होना बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। धन्यवाद। बीमारी के रूप में आप जानते हैं, और अभी का सच ये है कि कैंसर इस तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे कभी खांसी जुकाम बढ़ता हुआ होता हुआ दिखता है। हर घर में आज कैंसर है, तो कैंसर इज एन इम्पॉर्टेंट डिजीज। तो उसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट, मैं यहाँ बात करता हूँ अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। आइए प्लीज। झारखंड से आई हैं, रांची से आई हैं, 24 साल की हैं। इनकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनल स्टोरी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा। हेलो सबको, राधे राधे। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था। फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर भेल्लोर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, एयरपाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए एयरपाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसा जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे। काढ़ा में 7 दिन पीते थे अमरूद का पत्ता, 7 दिन पीते थे
ये पीपल का पत्ता और 7 दिन पान का पत्ता और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024 और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और किक भी करता है और जितना बोलते हैं राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफ़र कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, माँ बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से भी तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत उम्मीद छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव्स लोग भी बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम वेलोर चल जाओ। वेलोर भी किया, वहाँ पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC सर का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और ये इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी इसको खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब का, मेरा BRC सर का जो कहना है, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठी हो सकता है, ये टैगलाइन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे नाथू सिंह सतियानिया, आप इधर आ जाइए, जो भी है। हाँ, आप इस स्टेज पे आ सकते हैं। और भी कोई लोग खड़े हैं तो इधर आ सकते हैं, इधर काफी जगह है। हमारी पेशेंट है नाथू सिंह सतानिया और ये उत्तर प्रदेश मेरठ से बागपत से है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या किसी हार्ट पेशेंट को जानते हैं तो आप ये भी जान जाएंगे कि हार्ट पेशेंट रहना सिर्फ एक टेम्पररी बात है, थोड़े दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया है एग्जैक्टली अपने जुबानी बताएंगे, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और एक खास टेक्निक इन्होंने किया, वो खास टेक्निक आज करके भी दिखाएंगे। मैं पूछूंगा पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर वो खास टेक्निक जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा इन्होंने किया, वो बताते हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। अब जब मैं बागपत में डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने हमको उपाय बताया और उस उपाय में सबसे पहले हमने अपने आप को बोट इमर्जन से कंट्रोल किया और उसके बाद में जो है ना 5 पेड़ों के पत्ते शुरू किए। अब उन सब करने से सारी दवाई छूट गई। अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं 18 साल की उम्र में बहादुर था और भाग दौड़ कर सकता था, आज भी मैं उसी स्थिति में आ गया हूँ। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी अपने आप गाड़ी चला के कहीं भी भाग सकता हूँ। मैं बिल्कुल बीमारी से रहित हो गया हूँ। धन्यवाद आप डॉक्टर साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ सर, मैं करना चाहूँगा। प्रणाम सभी को। सबसे जो पहला चीज़ है अंकल के केस में कि डिसीजन हमें लेना है कि नेचुरोपैथ में जाना है या एलोपैथ में जाना है, गब्बर के हड्डे पे जाना है या खोखे में जाना है। जिसने ये डिसीजन ले पाया वो आधे से ज़्यादा तो वही ठीक हो गया इस एक डिसीजन से कि आपको एलोपैथ जाना है या ये नेचुरोपैथ से या आर्टिकल से कोई भी इलाज कराना है। तो मेरा तो यही है
कि सबसे पहले ये फैसला और ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि नेचुरोपैथ कितना काम कर सकता है, जैसे सर बताते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं सर। धन्यवाद सर। बाकी हम थैंक यू। थोड़ा सा इन्होंने अपना जो सीक्रेट है वो बताया नहीं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनके साथ बिफोर बीमारी क्या थी, कौन से हॉस्पिटल में गए, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे थे, और उसके बाद किससे मिले। हमारे डॉक्टर बी आर सिंह होम में डाइटिशियन दीपक कुमार आपके सामने खड़े हैं, इनसे मिले, और मिलके इन्होंने डॉक्टर दीपक कुमार, डाइटिशियन दीपक कुमार ने जो कराया नाथू जी को, वो यहाँ लिखा हुआ है। इनमें ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन एक चीज़, DIP डाइट 90% किया, सनलाइट, धूप में जाना शुरू कर दिया, घास में चलना, 0 वोल्ट। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ लिखी हुई है, हमिंग थेरेपी। हमिंग सर करके दिखा सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा दिखाइए। ये इंपॉर्टेंट है हार्ट और लंग के पेशेंट के लिए और अस्थमा के पेशेंट के लिए। पहले आप थोड़ा करके दिखाइए, फिर मैं। तो जब आप नाथू जी ओम कर रहे थे तो उनके बॉडी के अंदर क्या हो रहा था, ये समझना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमिंग का मतलब ये नहीं कि ओम ही करना है। मुंह बंद करके जब आप आवाज निकालेंगे, वही हमिंग थेरेपी। मुंह बंद है, आवाज निकाल, चाहे मुंह बंद करके किसी को गालियां भी दे रहे हो, देख लो मैं तुझे लाइक दैट, है ना। तो जब हम मुंह बंद करते हैं और जब हम हमिंग करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि क्लींजिंग एजेंट है, हमारे साइनस में रहता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, जिसमें लंग एंड हार्ट का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। इनका जो इतिहास है, अगर हम देखें यहाँ पे, इनका पल्स रेट 40 से नीचे ड्रॉप हो गया था, 30 से नीचे चले जाता तो डॉक्टर बोलते कि पेस मेकर लगाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके पेस आएगा। जब आप हमिंग करेंगे तो आपने पेस मेकर लगा दिया, ये समझना पड़ेगा। हमिंग इज इक्वल टू पेस मेकर। अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो इनहेलर पे है और अगर वो 20 से 30 मिनट रोज हमिंग कर ले, इन एडिशन टू DIP डाइट एंड अमली, जो भी आपने अभी सुना और देखा, तो 1 महीने से 3 महीने के अंदर चांसेस आर कि उसका इनहेलर छूट जाता है, छूट सकता है, हमारे पेशेंट का छूट सकता है, छूटता है, और आप देखेंगे भी। तो ये जब आप हमिंग करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट का रिदम, आपके लंग की क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली होने लगती है। तो इन्होंने रोज हमिंग भी किया। हमिंग में तो इन्होंने ओम किया, आपकी मर्जी मुंह बंद करके कोई भी गाना भी गुनगुना सकते हैं, कभी भी कहीं भी, 30 मिनट्स। तो आप ऐड करते जाइए, हर पेशेंट के साथ एक नई कहानी, एक नई बीमारी और एक नया टेक्निक, राइट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल में या किसी ऐसे शोरूम में जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें घर पे ही हो सकती हैं, यानी कि घर पे ही हो सकती हैं। तो हम चलते हैं अगले पेशेंट की तरफ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी तक जो सारी टेक्निक्स आपने समझी, वो सारी टेक्निक्स दिमाग में रखते जाइए, और जो अगर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे तो डोंट वरी, क्योंकि सारा कुछ ऑलरेडी बुक में है, जो बुक आपके हाथ में है, हॉस्पिटल ट्रैक। इरादा हमारा यही है कि सारा कुछ सीखें। अभी ये लाइव चल रहा है, राइट, दिस इज लाइव, और जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। और यानी लाइव का मतलब ये कि ये सारी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब या फेसबुक में। यूट्यूब में नहीं मिलेगा, वो तो उड़ा देंगे इस वाले लेक्चर को, जैसा वो करते आए हैं, फेसबुक में शायद मिल जाए, है ना। तो ऐसी सेटिंग होती है कि कोई भी ऐसी बात जो जिससे कोई बिजनेस को लॉस हो, खासतौर पे हेल्थ के बिजनेस को लॉस हो, राइट, तो उस वाले बात को लोगों तक ना पहुंचाए, ऐसा इंतजाम आज भी है। तो यानी कि एक तरह से हम गब्बर के बनाए हुए नियम, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, जो कि अंग्रेजों ने बना के छोड़ा था, उसी एक्ट के तहत आज भी आप और मैं जी रहे हैं। तो खैर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपना अगले पेशेंट की, बोन कैंसर के पेशेंट के, रोहिता साहू। रोहिता साहू हमारे बीच आ गए हैं और इन्होंने भी कुछ गलतियाँ की थी। थैंक यू, आइए। इन्होंने 13 कीमोथेरेपी, 31 रेडिएशन, ये सब कर चुके थे आप? ये सब कर चुके थे। थोड़ी सी अपनी बारे में बताइए। उड़ीसा से आए हैं,
देखिए ये सारे जो पेशेंट्स हैं दूर दूर से आए हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको और आपके माध्यम से दुनिया को सच बताएं। तो ध्यान से सुनिए कि कहानी बोन कैंसर की और क्या टेक्निक किया वो हम सीखने की कोशिश करते हैं साथ साथ। पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोहित साहू, मैं कलाहांडी उड़ीसा से आया हूँ। मुझे बोन कैंसर हुआ था 2020 में। पहले मेरा हाथ बहुत छोटा हुआ था और स्वेलिंग ज़्यादा हो गया था, तो मैं पहले आई डॉक्टर को दिखाया। बहुत सारे आई डॉक्टर को दिखाया। वो लोग बोले कि तुमको इन्फेक्शन हुआ है, आई ड्रॉप पकाने की वजह से तुम ठीक हो जाओगे। मैं बहुत सारे आई ड्रॉप भी पकाया और उसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैं विशाखापट्टनम गए और MRI टेस्ट की। MRI टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुमको फंगल इन्फेक्शन या कैंसर हुआ, तुम एक बार ENT डॉक्टर को दिखाना। मैं वहाँ से गया और बटकीर में ENT डॉक्टर को दिखाया और ENT डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी करने के बाद तुम अच्छी तरह ठीक हो जाओगे। मैं सर्जरी किया। सर्जरी करने के बाद 4-5 दिन हो गया, स्वेलिंग और ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर भी घबरा गए और बोले मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई मशीन नहीं है, मैं तुमको सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स भुवनेश्वर पर रेफर करता हूँ। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वहाँ बड़े बड़े मशीन भी है, वो लोग तुमके ठीक कर सकते हैं। वहाँ से मैं एम्स भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर में 2 साल ट्रीटमेंट हुए। पहले ENT डॉक्टर से कंसल्ट किए और पहला मेरा बायोप्सी किए थे। बायोप्सी के बाद पता चला कि मुझे बोन कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में था। वहाँ 2 साल ट्रीटमेंट हुए। 2 साल के अंदर 13 केमोथेरेपी और 31 रेडियोथेरेपी भी देते। उसके बाद भी मेरा बीमारी ठीक नहीं हुए तो वो लोग मेजर सर्जरी करना पड़ेगा। मैं फेस के एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फैल गया है ये बोले। तो मैं और मैं वाइफ वहाँ मौजूद थे। ये बात सुनकर बहुत घबरा गए और बोले कि मैंने सोचा कि एक साइड को काट कर फेंकना पड़ेगा तो मेरा जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा, मैं किसी को मुंह देखने लायक नहीं रहूँगा। तो मैं वहाँ से घबरा गए और घर चले आए। कुछ दिन बाद मुझे एक ब्लड कैंसर पेशेंट से मुलाकात हुई थी जो डॉक्टर प्रभुनंद सर पास वो ट्रीटमेंट हुए और अच्छी तरह ठीक हो गए थे। वो मुझे सर के एड्रेस दिए और मैं सर के पास गए। सर ने मुझे 1 महीने उसके पास रखकर ट्रीटमेंट किए और स्वेलिंग कम होने लगा तो मुझे डिस्चार्ज किए। डिस्चार्ज के बाद डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल के बारे में बताया, जो DIT खाने के फॉलो करने, जो सनसेट के पहले खाना है, खाने के पहले सलाद खाना है, सनलाइट में रहना है, नंगे पैर में मिट्टी में चलना है, मिट्टी से जुड़ी रहना है और काढ़ा वगैरह पीना है। ये सब मैं घर जाकर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और 4 से 6 महीने में ठीक हो गया। तो अभी मैं BRC सर और डॉक्टर प्रवीणानंद सर की वजह से मैं आज नई जिंदगी पाया हूँ और मेरा स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो गया और मैं आज आप सब लोग को भी देख सकता हूँ। मैं आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर डॉक्टर BRC सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ और डॉक्टर प्रवीणानंद सर को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं दुनिया लोग को ये सब देना चाहता हूँ कि आप सब लोग नेचुरल पे रहो, प्रकृति में जुड़ी रहो और स्वस्थ जीवन बिताओ। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। खुद बताए कि लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कैंसर है। इनको बोन कैंसर था और उनका एक साइड का आंख दिखाई नहीं दे रहा था। जिस टाइम वो हमारे हॉस्पिटल्स में लेके आए, हमारे हॉस्पिटल देवगांव बलांगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, तो उस टाइम उनका हालत बहुत बदतर था। तो 2 साल एम्स में रह के ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी उनका रिकवरी कुछ नहीं हुआ और बदतर हालत में चले गए। लेकिन प्रकृति के शरणागत में जब आके आदमी का बनावट अगर मिट्टी, पानी, सूरज, अगर हवा से हुआ है तो आदमी का कोई भी लाइलाज रोग हो उसको अगर निपात करके स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो प्रकृति के विधि विधान में जाके मिट्टी, पानी, सूरज आपको अपनाइए और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अभी आपके सामने जो कैंसर पेशेंट थे पहले, ये 2022 में इनको ट्रीटमेंट किए थे, अभी 2025 हो चुका है। लोग सोचते हैं कि अगर नेचुरोपैथी में जाओगे कुछ दिन सही रहेंगे, उसके बाद सही नहीं रहेंगे, लेकिन ये जीता जागता सबूत है आप लोगों के कि एक बार कैंसर हो गया तो उससे स्वस्थ रह के जीवन भर आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं।
इसका एक जीता जाता सबूत है, जो बिना गोली, बिना टेबलेट, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई ड्रग्स, बिना कोई डायग्नोसिस करके ये स्वस्थ अगर हो सकते हैं, आप भी अगर प्रकृति को मानेंगे, अपनाएंगे, तो जीवन भर आप ड्रग्स से, डिजीज से, डायग्नोसिस से स्वस्थ रह के ना जीवन में कभी टेबलेट खाना पड़ेगा, ना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 82 साल जो जीवन भर या आजीवन आपको स्वस्थ रहने का जो राह दिखाए हैं, वो राह में अगर चलेंगे तो आपका स्वस्थ समृद्ध परिवार बन के आप निरोग रह सकते हैं। धन्यवाद। नया क्लू देते जा रहे हैं, ये भी आपको समझना होगा। इनका जो सबसे मुख्य क्लू इन्होंने बताया, आपने ध्यान दिया कि नहीं, कि सूर्यास्त के बाद मैं कुछ नहीं खाता, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक बात याद रखिए, जो चीज आप सनसेट के बाद खाते हैं वही खाना कैंसर सेल को, ट्यूमर ग्रोथ को फीड करता है। तो अगर आपको कैंसर के सेल को भूखे मारना है तो सूर्यास्त के बाद डोंट ईट आफ्टर 6 PM, शाम के 6 बजे कुछ खाओ ही मत। तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो भूखे ही मर जाएंगे और आप भी रोहिता की तरह इस तरह से ठीक हो सकते हैं। लेट देम डाई बाय स्टार्विंग, राइट? सो दिस इज वन क्लू गिवन बाय हिम। और हमारे प्रवीण नंदा, जो इनके मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे, याद रखिए अगर कोई पेशेंट कहीं से भी ठीक ना हो रहा हो तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि इनके यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। इनका मैं हॉस्पिटल दिखाता हूँ आपको। एक तरफ ये एम्स भुवनेश्वर, गब्बर का शोरूम बोलता हूँ मैं इसे, और एक तरफ ये प्रवीण नंदा का हॉस्पिटल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जब आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कहाँ जाके ठीक होना चाहता हूँ, तो आप एक तो बड़ा दिख रहा है क्या, एसी है क्या एसी उठ के आपको ठीक कर देगा? सोच के देखिए। क्या बड़ा उसकी अगर बिल्डिंग है वो आपको ठीक कर देगी? सोच के देखिए। आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या करने वाले हैं, वो आपको ठीक करेगा। उल्टा इन्होंने बताया, रोहिता ने बताया कि इन्होंने रेडिएशन किया, 13 रेडिएशन, 30 रेडिएशन, 13 कीमो, 31 रेडिएशन, chemotherapy and surgery, right? These things causes cancer. जिस तरह से सिगरेट गुटखा पीने से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है। ठीक नहीं होता है, कैंसर होता है। ना तो वो कैंसर कंट्रोल कर सकता है, ना कैंसर क्योर कर सकता है, ना कैंसर प्रिवेंट कर सकता है। वो सिर्फ एक ही काम करता है, कैंसर को बनाता है। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि वहां जाके भी ठीक नहीं हुए, नहीं वहां गए इसलिए आप और ज्यादा हालत खराब हो गई। आपने ये भी ऐड किया। तो 2 टिप इनसे मिल रहा है, रोहिता से, आप सबको। एक तो अगर आपको कोई कैंसर पेशेंट मिलता है तो शाम के 6 बजे उनके घर जाइए और उनके किचन में मोटा सा ताला लगा दीजिए, बस। ये आप कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये एक नियम ही फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे वो अल्सर जो हील होने लगेगा, उनका वेट बढ़ने लगेगा, उनका पेन कम होने लगेगा। ओनली वन रूल, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। किसी भी तरह से कैंसर पेशेंट का 6 बजे के बाद मुंह के अंदर पानी के अलावा कुछ ना जाए, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और इतना करने के लिए बहुत बड़े शोरूम या बहुत बड़े बिल्डिंग की, बहुत बड़े किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू हील, टू क्योर द कैंसर। थैंक यू। और इन्होंने, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या इंसिडेंट था, फिर आते हैं क्या किया। आप सभी को नमस्कार। 20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमारा इलेक्ट्रिक हाई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गया था। तो उसके चलते हमारा घाव, स्क्रीन पे पीपीटी दिखाऊंगा, उसके चलते हमारा घाव ज़्यादा हो गया था। मैं 5 घंटे के लिए बेहोश हो गया था सर। ये आप घाव देख रहे हैं, ये घाव कब का है? 20 अप्रैल का सिर का घाव है, सिर का। 20 अप्रैल को 4-5 घंटे के लिए बेहोश गया था। जिला अस्पताल गया, वहाँ से मैं रेफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। तो वहाँ 4 घंटे बाद घुसाया तो डॉक्टर ने मेरा थोड़ा बहुत ऐसे इलाज किया। उसके बाद सर्जरी की बोल दिया कि बिना सर्जरी आपको कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हमारे संपर्क में जो चाचा हैं वो अपने जुड़े हुए हैं सर, डॉक्टर BRC से जुड़े हैं। तो उन्होंने हमको राय दी, तो इस राय के चलते हुए हम आपसे जुड़े। जी सर, आपसे जुड़े और तब से कम 60% रिकवर हो गया सर। इससे 60% रिकवर हो गया? अभी दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। और मैं कैमरे के सामने मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूँ सर को। यस, कैमरे को लेके आ सकते हैं आगे
थोड़ा जूम कीजिए, थोड़ा आगे आइए, कैमरे के पास आइए। ठीक है, थोड़ा क्लोज आइए, क्लोज आइए, क्लोज आइए, क्लोज आइए, क्लोज आइए, जितना क्लोज जा सकते हैं। तो ये अभी आप देखिए 60% रिकवर रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। एक तरफ वो सर्जरी कराओ, याद रखिए ब्रेन को कभी भी किसी को छेड़ने मत देना। ब्रेन की सर्जरी से कोमा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो मर जाएंगे। मरना तो फिर भी अच्छा है मंदबुद्धि होने से, है ना। इसलिए ब्रेन को छेड़ने नहीं देना। लेकिन इन्होंने फिर आपने डायरेक्टली हमारे ऑफिस में कांटेक्ट किया, है ना। और उसके बाद अभी जो आपकी जो सिचुएशन है वो देखा, और आपने जो किया ठीक करने के लिए वो थोड़ा बताएंगे। मॉर्निंग में सुबह एक तो नंगे पैर चलना, कम से कम 1 से 1.5 घंटे चलता था मैं, और उसके बाद 40 से लगभग 50 मिनट सनलाइट रहता था। उसके बाद में अमरूद के पत्ते 5 ग्राम उनको उबाल के फिर ढक के थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद पी लेते। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाता था। 12 बजे तक मैं फल खाता हूँ, उसके बाद में 1 बजे या 2 बजे के बीच में भोजन कर लेता हूँ। भोजन में सर्वप्रथम 300 से 400 ग्राम सलाद लेता हूँ, उसमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर जो भी है ये सब करता हूँ। उसके बाद में 6 साढ़े 6 बजे से हाल में खाना खा लेता हूँ शाम का। ओके। और उससे कई रिकवर हुआ। मेरे बैक पेन अधिक था, वो भी कम से कम 50% से ज़्यादा कम हो गया है। घुटने में दिक्कत थी, बाइक से गिर गया था सर, उसके चलते पूरा रिकवर हो गया। दैट्स ग्रेट। आपने ये देखा कि एलोपैथी में साइड इफेक्ट होता है, और जो इन्होंने किया दिवाकर पॉल जी ने, ये साइड बेनिफिट किया तो था सिर के उस इंजरी को ठीक करने के लिए। साइड बेनिफिट ये हो गया कि बाकी और भी जो तकलीफें थी वो भी अपने आप साथ साथ ठीक होती गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अल्सर था, थैंक यू, या जो इंजरी थी इनके केस में, इन्होंने ठीक कैसे किया उस पर आते हैं। और सबसे पहले तो इन्होंने कोशिश की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाके ठीक कराने की, और जब बोला गया कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा तब इनको थोड़ा डर लगा, तो ये हमारे पास आए, और आने के बाद आज आपने देखा। तो जो बाकी पेशेंट ने बताया वो सब तो इन्होंने किया ही, और साथ में इन्होंने एक नई चीज जो जोड़ा। एक्चुअली आप सीधे हमारे ये तो बाकी तो पेशेंट अपने किसी न किसी क्लिनिक जाके डॉक्टर से मिले, और दिवाकर तो कहीं नहीं गए, इन्होंने सिर्फ फोन से ही कंसल्ट कर लिया। बोलने का मतलब ये है कि ये सारी मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली चीजें अगर आप किसी को फोन पे भी बता देंगे तो भी आप देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा। नॉलेज पहुंचाना है तो हमारे वर्चुअल ओपीडी है, और इसमें एक ऐप ग्रैड ऐप है, उस ऐप के थ्रू हमने मॉनिटर किया और अभी आप स्थिति देख रहे हैं। तो यहाँ जो नई चीज है, बिसाइड जो बाकी पेशेंट ने किया, एक नया इन्होंने जोड़ा, दिस कॉल्ड नीम का लेप, नीम थेरेपी, नीम के पानी से साफ करना। तो नीम का पौधा, आप में से कितने ऐसे हैं जो नीम प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे बैठे? आपका कॉन्वोकेशन है, आप देखिए, आपने देखा, आपने जितने लोगों को, जितने पार्टिसिपेंट को हाथ रेस करते हुए देखा, तो ये सारे पार्टिसिपेंट्स ने 1 महीने का सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद अब आज इनका कॉन्वोकेशन है, आपका कॉन्वोकेशन है। तो नीम के इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह की इंजरी को बड़ी तेजी से हील कर सकते हैं। नीम के पानी से हील कर सकते हैं, नीम के लेप से हील कर सकते हैं, और कई सारी चीज कर सकते हैं। उनमें से एक उदाहरण आपने देखा, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट जीपी त्रिपाठी, पहले बैच के ही स्टूडेंट, उनका खुद का हाथ कोर्स ज्वाइन करने से पहले और 1 महीने का कोर्स ज्वाइन करते वक्त नीम का सेवन किया, और नीम के सेवन करने के बाद ये जो अभी इन्होंने 2 दिन पहले भेजा वीडियो, उनमें से हमने पिक किया वो इनका हाथ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही किया जो बाकी लोगों ने किया, बस इन्होंने नीम को जोड़ दिया, नीम को साथ में इंक्लूड कर लिया, और ये रिजल्ट उनको मिला जितना मिल रहा है। आई एम श्योर कि धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा। और ऐसे कई सारे हमारे जो स्टूडेंट, पहले बैच के आप सब स्टूडेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो अगले 5 मिनट में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले बैच के नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स के जो स्टूडेंट हैं उनमें से रवि कुमार हैं, आप रवि कुमार अलदेर नहीं है या नहीं है? तो माइक पहुंचाया जाए।